प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। दुनिया की ज़हीन, समझदार और इंटेलिजेंट नेशंस ये जानती हैं कि किसी का कर्ज कैसे चुकाना है, पास्ट में हुए किसी जुल्म और ज्यादती का बदला कैसे लेना है और कर्ज कैसे बराबर करना है। बर्तानिया, जो कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम के साथ बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरानी करने आया था और सोने की चिड़िया को लूट मार कर वापस चला गया। क्या आप जानते हैं कि वही ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक अब इंडियन संजीव मेहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के संजीव मेहता ने खरीद लिया था, लेकिन ये तो हम सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहे हैं। यूके पर इंडिया का कब्जा कैसे हो चुका है? यूके की यानी कि बर्तानिया की, उस बर्तानिया की जिसने कभी सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया है, अब उसी बर्तानिया पर इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स कैसे रूल कर रहे हैं और वहां की कंपनीज कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुके हैं। तो बर्तानिया यूनाइटेड किंगडम के एसेट्स अब इंडियन कंपनीज के पास हैं। जब हम आपको इसकी डिटेल बताएंगे तो आपको पता चलेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है कि इंडिया के बड़े ग्रुप्स यूके के इतनी कंपनीज क्यों खरीद रहे हैं और क्यों खरीद चुके हैं। तो उसका भी हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया या क्यों है। लेकिन इससे पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल टेक ओवर है, कि इंडियन यूथ इस वक्त पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल कर रही है। गूगल से लेकर आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम उठा लें, आपको पता चलता है कि इसका जो सीईओ है वो इंडियन है। तो वो तो ग्लोबल टेक ओवर का पार्ट 1 था। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम ग्लोबल टेक ओवर का पार्ट 2 है, क्योंकि इसमें हमें पता ये चलता है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में इंडिया के बड़े बिजनेस ग्रुप्स, बड़ी कंपनीज ने यूके के तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़ी कंपनीज और ग्रुप्स खरीद लिए हैं। जब हम इसमें देखते हैं कि किसने क्या खरीदा है तो हमें पता ही चलता है कि सबसे पहले रिलायंस एक सिग्निफिकेंट प्लेयर के तौर पर नजर आता है यूके में। और रिलायंस ने यूके में 2021 में बैटरी कंपनी $100 मिलियन में खरीदी। In 2021, Ambani acquired the iconic country club and luxury golf resort Stoke Park for £57 million. Hamleys, British toy maker, in £68 million, 167 इसके स्टोर्स थे इन 18 कंट्रीज में। और अंबानी ग्रुप ने हैमलेस ब्रिटिश टॉय मेकर ये कंपनी 68 मिलियन पाउंड में खरीद ली। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं, रिलायंस से आगे, तो हमें टाटा नजर आता है। टाटा भी आप जानते हैं कि बहुत ताकतवर एक ग्रुप है इंडिया का। टाटा ने टेटलेटी $407 मिलियन में खरीदी। टाटा स्टील bought Chorus in 2007 in $12 billion. It was the second largest steel producer. तो कोरस जो था वो क्योंकि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था, जब टाटा ने इसको खरीद लिया तो फिर टाटा दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन गया और अब ये टाटा के पास है। टाटा मोटर्स ओन जैगुआर एंड लैंड रोवर फॉर $2.3 बिलियन। उसके बाद टाटा ने एक और कंपनी खरीदी, ब्रिटिश सॉल्ट, इन £93 मिलियन इन 2010। 2010 में टाटा ने ब्रिटिश सॉल्ट भी खरीदी। ये तो हमने आपको नाम बताए कि 2-3 बड़े ग्रुप्स जो इंडिया के हैं। जब आप इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडिया का ग्रुप विप्रो बॉट यूके बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म कैपको इन $1.45 बिलियन इन 2021। इन्फोसिस, आप जानते हैं उस ग्रुप के बारे में। उनकी तो जो बेटी हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं, फर्स्ट लेडी हैं यूके की, अक्षता मूर्ति। Infosys bought Brilliant Basics in 2017 in 63 करोड़ रुपीस। तो ये तो हमने आपको कुछ ग्रुप्स बताए कि जिन्होंने यूके के कितने बड़े ग्रुप्स खरीद रखे हैं। लेकिन यही नहीं, जब आप यहाँ पे तो लाइन लगी हुई है, जब आप देखते हैं कि यूके में इंडिया के कौन सी कंपनीज और कौन से बिजनेस ग्रुप्स काम करें तो आपको पता ये चलता है सीरी एंड गोपी एंड फैमिली जो है उनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहां पर स्टेक्स हैं। इंडस्ट्री एंड फाइनेंस उनका ग्रुप है। लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली 17 बिलियन। स्टील उनका ग्रुप जो है वो डिपार्टमेंट है। अनिल अग्रवाल 9.2 बिलियन। और माइनिंग
फिर मोहसिन एंड जुबैर ईसा 4.73 बिलियन, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपरमार्केट्स श्री प्रकाश लोहिया 4.37 बिलियन, टेक्सटाइल एंड प्लास्टिक्स सेमोन बॉबी एंड रोबिन अरोड़ा 2.54 बिलियन, डिस्काउंट स्टोर्स हैं इनके, किरण मजमूदार शॉ एंड फैमिली इनके फार्मास्यूटिक्स हैं, और इसके अलावा ये जो है 2.49 बिलियन है। इसी तरीके से जैस्मिनदार सिंह जो है एंड फैमिली 1.82 बिलियन। फिर सुरेंद्र अरोड़ा एंड फैमिली जो है उन्होंने 1.25 बिलियन के स्टेक्स खरीद रखे हैं यूके में, होटल्स हैं इनके। राज टोनी एंड हरपाल उन्होंने 1.25 बिलियन के स्टेक्स जो हैं खरीद रखे हैं, प्रॉपर्टी एंड होटल्स हैं इनके। सुनील वसवानी एंड फैमिली 1.25 बिलियन के स्टेक्स हैं इनके यूके में। गीता गुप्ता और इसके अलावा कई और ऐसी कंपनीज के जिन्होंने इनके स्टेक्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या है, यानी ऐसा क्यों है? अगर आप इसको देख लें तो तकरीबन जो इंडियन कंपनीज हैं वो 954 कही जा रही हैं, जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो लाखों की तादाद में हैं, और कंबाइंड रेवेन्यू जब आप देखते हैं इसका तो 65 बिलियन डॉलर्स बनते हैं ये। तो ये जो फॉरेन करेंसी रेवेन्यू है, फॉरेन करेंसी में देखिए आप, जाहिर है कि आपके स्टेक्स बढ़ते हैं ना इस तरीके से, तो एक तो इंडिया को ये फायदा हुआ कि उसमें जैसा मैंने आपको बताया कि कंबाइंड रेवेन्यू जो है वो इस तरीके से बताया जा रहा है कि इतना बढ़ चुका है अब इन तमाम कंपनीज का, जब आप देखते हैं, और इसमें जो है वो आपके पास फॉरेन रिजर्व्स भी रहते हैं और फॉरेन करेंसी में जो है इतना पैसा आपके पास है जिससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, और इंडिया उठा रहा है। हम देख रहे हैं कि उसको हर चीज में आगे है, उसको किसी भी मौके पर किसी मुश्किल की नहीं पड़ती, बल्कि वो हर मौके पर दूसरे कंट्रीज की मदद कर रहा होता है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ रही। इससे हमें ये पता चलता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या और बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो ये है कि यूके का एक जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कमाल का है। उसमें जाहिर है कि जब कोई इंडिया का ग्रुप जाता है वहां पे वो बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से जो है बिजनेस करता है और कोई उनको मुश्किल दरपेश नहीं आती। इसी तरीके से वहां पर यूके में होने की वजह से जो इंडियन ग्रुप्स है उनको ग्लोबल मार्केट्स तक उनकी एक्सेस होती है, तो इंडियन ग्रुप्स वहां से ये फायदा उठाते हैं कि और भी आगे जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां पर उनकी रीच हो जाती है। फिर जो टेक इनोवेशंस हैं वो भी एक बहुत बड़ा फायदा है। स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट अगर आप कहें तो वो भी एक, वैसे तो खैर इंडिया में भी हम ये कहें, ये जो बात जो कही जाती है स्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इंडिया में भी बहुत कमाल का है, वहां पे कोई मसला नहीं है। ये जो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है और बिजनेस कैसे बढ़े और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और ये हो रहा है, तो बात ये है कि इंडिया में तो ऐसे कोई मिसाल नहीं है, उनके अपने मुल्क के अंदर भी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी ये स्ट्रेटजी है कि दूसरे कंट्रीज में ये सब खरीदा जाए, कंपनीज बड़े बड़े ग्रुप्स खरीदे जाएं, उनके पास ये स्टेक्स हो, उनके बिजनेस ओनर्स के पास ये स्टेक्स हो, दूसरे कंट्री के स्टेक्स। अच्छा, फिर रेवेन्यू इन फॉरेन करेंसीज, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सबसे बड़ा तो ये फायदा नजर आता है। लेकिन ये हम जरा थोड़ा सा बहुत ही सिंपल बात करें, स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर आप देखें तो इसके कितने फायदे हैं। जैसा मैंने आपको ये बताया कि वहां पर जो इन्वेडर्स आए उस रीजन में और उन्होंने जिस तरीके से कब्जे किए और उसके बाद जो जो कुछ हुआ, तो वो बड़े ही सुथरे तरीके से, बड़े सलीके से उसका जो है वो कर्ज चुका रहे हैं। और एक तो ये आपने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्ज उन्होंने कैसे चुका रहे हैं कि अब उनकी कंपनीज बर्तानिया के स्टेक्स कितनी बड़ी तादाद में खरीद चुकी हैं वहां की कंपनीज, वो आपके सामने है। और यही नहीं बल्कि ये भी है कि दूसरा तरीका ये है कि जो जिसकी जगह थी उसको वापस मिले, जिसका एक बहुत बड़ा हमें उनका जवाब जो है वो नजर आया है, जो उन्होंने तारीख का जवाब दिया वो राम मंदिर है। और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जो एसेट जिन पे वो कहते हैं कि ये, वो तो खैर अलग एक कहानी है, उसके पर हम अलग से भी बात करते रहते हैं, हमने पहले प्रोग्राम भी किया, आइंदा भी करेंगे। लेकिन ये चीज हमें ये बताती है कि जो मैंने स्टार्ट में बात कही कि कोई कंट्री किस तरह आगे बढ़ता है, उसके लिए जो है वो इंडिया से ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी इस दौर में हमें नजर नहीं आती। और इससे फायदा क्या हुआ कि देखें, एक तो उनकी कंपनीज ने, उनके बिजनेस ओनर्स ने, उनके बिजनेसमैन, उन्होंने वहां पे जाके यूके में अपने ये प्रॉपर्टी के साथ साथ बड़े ये स्टेक्स बना लिए, कंपनीज खरीदनी। तो जॉब्स ना सिर्फ ये कि यूके में रहने वाले इंडियंस के लिए जॉब्स क्रिएट हुई, बल्कि इसके अलावा इंडिया के अंदर भी जॉब्स क्रिएट की उन्होंने, क्योंकि जब कंपनी कहीं पर आप खरीदते हैं तो सिर्फ वहीं पर नहीं बल्कि वो अपने मुल्क तक जो है उसका फायदा पहुंचाते हैं।
और जो इकोनॉमी है उसकी तो जाहिर है कि वो बहुत मजबूत हुई, लेकिन इसी के साथ जिस कंट्री में आप स्टेक्स खरीद रहे होते हैं उसके साथ भी इकोनॉमी टाइज स्ट्रेंथन होती हैं। तो यूके और जो इंडिया है उसका तो जो बिजनेस पार्टनर है दोनों एक दूसरे के, वो हम जानते हैं उनके बहुत बड़े एक दूसरे के साथ ट्रेड चल रही होती है, और फिर इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत से प्लान्स जो हैं उनको बनाना आसान हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप ये कहें कि क्या ये प्लान करके किया गया है या ये इत्तेफाक है या ये कोई स्ट्रेटजी है, या इंडिया के बिजनेसमैन जिन्होंने ये, जैसे रिलायंस है, टाटा है, इन सब ने ये सोचा हाँ तो ठीक है वो बड़े ग्रुप्स हैं, अगर उन्होंने खरीद लिया तो क्या हुआ। एक तो आप बहुत सादा सी बात जो है ये समझ सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात और भी हो सकती है, और वो ये है कि उनका टारगेट जो है उनकी हुकूमत का, इंडियन गवर्नमेंट का, वो ये है कि हमने इस वक्त तक जो है वो ये यहाँ पर पहुंचना है। वो चाहे उनका मून मिशन हो, उनका सोलर मिशन हो, उनका स्पेस मिशन हो, उनका आईटी एंड टेक्नोलॉजी मिशन हो, या फिर उनका इकोनॉमी में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या उससे भी आगे बढ़ने की बात हो, या चाइना को बीट करने की बात हो, जो भी उनका प्लान है उसमें उन्होंने मैपिंग कर रखी है, और उस मैपिंग में उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है। मैं ये समझती हूँ कि ये स्टेक्स खरीदना यूके के, क्योंकि यूके को इंडिया पीछे छोड़ चुका है ऑलरेडी, इकोनॉमी में 5th लार्जेस्ट इंडिया बन चुका है, तो ये भी एक प्लान है। तो उनके कंपनीज ने बाहर भी कदम जमाने शुरू कर दिए हैं और जमा लिए। इंडियाज ग्लोबल टेक ओवर आज के लिए यहीं तक। गुड बाय।